आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए, आपको महाराष्ट्र में अजमल कसब दोबारा चाहिए। वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम। यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। यार आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो शोएब चौधरी की वीडियो है और रियल एंटरटेनमेंट से वीडियो है। और वीडियो का जो टाइटल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, पीएम मोदी वन नेशन वन लॉ पॉलिसी। सो वीडियो का टाइटल देख के लग रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले एक बात और, अगर अब तक आपने ड्रीम टीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे यार, कर लो और प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली का मिलता रहे। सो अब बिना देर के, बिना चूजे पड़ के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार होगी वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ एंड इसके बिल्कुल मत करिएगा वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें, आबाद रहें। बताएं। कैसी हैं आप, ठीक है? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का रहम है, करम है। और सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार का करम है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सरकार 9 साल में इतनी तरक्की याफ्ता हुई है माशाल्लाह। हम मुसलमान औरतों के को आवाज निकालने की, और हम मुसलमान औरतों को अपने राइट्स को के बारे में बात करने का मौका मिला है। और आज हिंदुस्तान बहुत तरक्की पर है, ये पूरी दुनिया जानती है। ठीक है। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ये बड़ी आजकल खबर चर्चा में है कि मुसलमानों को शायद इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अगर इस्लाम की बात करें तो वहां पे कवानीन कुछ और दिखते हैं, लेकिन दूसरी अगर चीजों की बात करें कवानीन और हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में वन नेशन वन एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में पहले ही बात कर दिया गया था, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे संविधान में 5 बार शैल वर्ड यूज किया गया है। हमारे आर्टिकल 44 ने पहले ही ये बात कह दी थी। तो कॉमन लॉ, जो कॉमन सिविल कोड जो है, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज। ये मैंने आपको अंग्रेजी में समझाया है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिससे जिससे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक भारत, एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने गुरुद्वारा, अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट, क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में, विस्तार में बताऊंगी कि क्यों मुसलमान, हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, और उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इन इक्वालिटी खत्म हो जाएगी। और जेंडर इन इक्वालिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारे मौलाना सैयद अरशद मदनी, जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतें औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान बर्क, जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, दाढ़ी और टोपी में खुद की आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, उनका कहना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने का। हमारे देश के संविधान में ये बात सीधा सीधा लिखा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, समानता का अधिकार सबको है। ये बात साफ और स्पष्ट लिखा गया है। फिर क्यों ऐसा कि औरतों में या लड़की और लड़कों में भेदभाव किया जाए? ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम जिस समाज में खड़े हैं वहाँ पुरुष और स्त्री साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारी क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी स्त्रियों को वो समान अधिकार, वो जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, घर से बाहर निकलकर वो उन्हें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। उन्हें आज भी घर में बिठा के कहीं ना कहीं रखा जाता है। घर से बाहर निकलने का उन्हें कोई हक नहीं है, ऐसा लगता है। सो इसको हटाना है, इसको ख़त्म करना है। हम हिंदू और मुस्लिम या किसी भी वर्ग की बात करें तो ये सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है। आज भी हिंदू की बात अगर हम करें तो बहू बेटियों को भी कहीं ना कहीं घर में बिठा के, बहुत ऐसी जगह घर में बिठा के रखा जाता है। या मुस्लिमों के बहू बेटियों को भी देखा जाए तो पर्दा प्रथा में रखा जाता है। तो इसको ख़त्म करना है, इस रूढ़िवादी सोच को, इस छोटी सोच को ख़त्म करना है। मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे हम मुसलमान।
औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अल-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी। अब आते हैं सूरह अल अहज़ाब में चैप्टर 33 वर्सेस 59 में, जिसमें जिल्बाब वर्ड अरबिक में यूज किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि औरतों को लूज कपड़े मतलब लूज आउटफिट पहनने की जरूरत है। हिजाब, बुर्का, अबाया, इन सारी चीजों का कोई भी जिक्र पूरे कुरान में नहीं है। ये मैंने आपको पूरा पूरा कुरान के हवाले से बता दिया है। अबू मरतहद जो मैसेंजर थे खुदा के और जो प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाया करते थे और बहुत सारे प्रॉफिट्स के पास जाया करते थे, उन्होंने कहा है कि मजार पर बैठना या मजार की वर्शिप करना या मजार पर सजदे मारना या माथा को फोड़ देना मजार पर, ये जो है ये कुरान के हिसाब से सिन है, पाप है। पर हमारे मुल्ला जो है हिंदुस्तान के, वो नहीं चाहते हैं कि मजार में ताला लगे, चाहे अजमेर शरीफ में जितने भी बलात्कार हो जाए और अजमेर 92 का किस्सा कितना ही सुप्रीम कोर्ट में खुल जाए कि वहां कितनी अश्लीलता होती है, वो ये लोग नहीं सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि अब बात ऐसी आती है कि जहां पर गंद मचता है तो बात आज आए या 10 साल बाद आए, बात तो खुली जाती है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब निकाह करते वक्त 3 बार कबूल है पूछा जाता है लड़कियों से, तो 3 बार तलाक बोलने से पहले पूछा क्यों नहीं जाता है? कौन सा कुरान है और कौन सा ये मुल्ला है जो कहता है कि 3 बार हम फोन पर तलाक दे देंगे और तलाक हो जाएगा? 14 मुस्लिम ममालिक ने, 14 मुस्लिम कंट्री ने तलाक को बंद करके रखा। हिंदुस्तान का मुल्ला यहाँ पर 2016 तक तलाक कराता रहा पैसा ले लेकर के, और 17 में जब मैंने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तब जाकर के इसका बेंचमार्क और हिस्टोरिकल जजमेंट आया कि इस तलाक को बंद किया जाए, और हमारे पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में इस पर बिल आया कि इसको बंद किया जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, 3 से 7 साल की सजा है। तो ये कौन सा मुल्ला है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतना कौन सा डर है? कुरान तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, कुरान तो कहता है एजुकेशन के बारे में। शोएब चौधरी का फेस देखे तो ऐसा लगता है जैसे इनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा है पूछने के लिए, कुछ पूछ लेते तो अच्छा होता। ऐसा लगता है कि एक मुस्लिम लड़की के सामने, एक इंडियन मुस्लिम लड़की के सामने इनकी आवाज़ जैसे शून्य सी हो गई है, बोलती इनकी बंद सी हो गई, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा पूछने के लिए। अरे भाई कुछ पूछ लो अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है, क्योंकि तुम्हारे हर वीडियो में यही चलता है, हिंदू मुस्लिम, तुम कर करके थकते नहीं हो। जो इंडिया की मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जितनी भी लड़कियां हैं वो इतनी ही कॉन्फिडेंट डेफिनेटली होंगी। अच्छा, अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, अगर हम बात करें खास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट, आपको क्या नजर आता है, क्या फर्क नजर आता है इंडिया की खवातीन, इंडिया की लड़कियां और पाकिस्तान की लड़कियों के दरमियान जो डिफरेंस है? सबसे ज्यादा फर्क आता है, डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ और बहुत वोकल हूं मैं। हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों को ना अपने कानून पर बहुत भरोसा है और अपने अपने जुडिशरी सिस्टम पर बहुत भरोसा है। हम मर्दों के अत्याचार को नहीं सहते हैं, ख्वाह वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जुडिशियल सिस्टम पर बहुत भरोसा होता है। यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर एक लड़की के साथ धर्म परिवर्तन होता है तो वो आवाज उठाती है, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो वो अपनी आवाज ऊंची करती है, एक लड़की के साथ अगर घर के अंदर भी मोलेस्टेशन होता है तो वो अपनी आवाज ऊंची करना जानती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। और हमारे हिंदुस्तान की सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक महिला है और ट्राइबल वुमेन है, और उनका जब हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा कि उन्होंने बहुत मेहनत मुशक्कत से यहाँ तक वो पहुंची हैं, और निहायत ही एजुकेटेड, हम्बल, पोलाइट और सोफिस्टिकेट है वो। तो ये हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों को और हिंदुस्तान की बेटियों की मैंने तारीफ रखी है। अब आप आपके पाकिस्तान पर आ जाते हैं, तो पाकिस्तान में आपकी अदाकाराएं जो फिल्म एक्ट्रेस है वो खुद ही इंडिया के चैनल पर आकर के रोती हैं कि हाँ मेरे पास पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड था इसलिए मेरे को एयरपोर्ट वाले ने बहुत तकलीफ दी, मेरे को स्पेशल करके वेरिफिकेशन किया। आपके पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस हैं वो बॉलीवुड में फिल्म बनाने के बाद अपने आप को सक्सेसफुल समझती हैं। आपके पाकिस्तान की महिलाओं के पास अगर आप जाइएगा पूछने के लिए तो वो जरूर इंडिया की तारीफ करेंगी और कहेंगी कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान जो लिबरल है वो उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके पाकिस्तान की बेटियों के मुंह में आवाज नहीं है, वो अपने लीगल राइट्स के लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं, शरिया लॉ में और इस्लामिक लॉ में दब करके कुचल करके रह जाती है। जवाब और आंसर की ज़रूरत थी शोएब चौधरी को, वो फाइनली आज मिल चुका है इन्हें। इतने दिन से इन्होंने इंडिया का विजिट किया, टूर किया, बट ये आंसर इन्हें नहीं मिला होगा जो आंसर इन्हें आज मिला है।
कि इंडिया में मुस्लिम लड़की हो या हिंदू लड़की हो, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता, उन्हें रातों रात गायब कर दिया जाता है। उनके साथ क्या किया जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता, उन्हें खबर भी नहीं होता कि उनके साथ होने क्या वाला है। बट ये इंडिया है, यहाँ खुल के सभी सांस लेते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और आज ये आंसर फाइनली इसे मिल चुका है। अब दोबारा ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा और नहीं किसी भी, मैं शोएब चौधरी की बात नहीं कर रही, कोई भी पाकिस्तानी रिपोर्टर, कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर आके अब ये क्वेश्चन कभी एक इंडियन गर्ल से नहीं करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर ये बात दिखाई जाती है और मैं गारंटी से कहता हूं कि जैसे भी ये ईद आ रही है, ईद का त्योहार है, कहीं ना कहीं फिर कोई वीडियो चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, या उसको कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ के फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जाएगा कि जी कुर्बानी के दौरान हिंदुओं ने मुसलमानों पे अटैक कर दिया, मुसलमान बहुत मजबूरी में वहां रह रहे हैं, मुसलमान बहुत डरे हुए हैं, अपने मजहबी त्योहार नहीं मना सकते। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं पहले आपके वो 8 मार्च के मार्च की बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाएगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं जवाब नहीं दूंगी। चलिए, आपका इस्लामिक स्टेट है, मुझे तो एक मिनट दे दीजिए, मैं बोलना चाहूंगी। जी आपका जी इस्लामिक स्टेट है, मैं इस्लाम के हिसाब से बात करती हूँ। क्या आप नमाज ईद और बकरीद में ही सिर्फ पढ़ते हैं? जी ये तो बात है, बिल्कुल आपने बड़ी जब तक आपकी हयात है, जब तक आपकी सांस चल रही है, आपको पढ़ना है ना। तो बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ 8 मार्च को नहीं होता है। नहीं, मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला, मैंने ये नहीं बोला कि 8 मार्च को ही बस आते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हाँ, हैं जो काम वुमेन कर रहे हैं। एम्पावरमेंट सिर्फ 8 मार्च को नहीं होता है, जो पाकिस्तान में नहीं दिखता है, ठीक है। अब आती हूँ मैं आपकी बात पे। मैं आपको 5 ऐसे एग्जाम्पल अभी रिसेंट के दे दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है, और वो कितने हद तक यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ाते रहते हैं। देखिए आपने पूरी वीडियो, कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।